हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 14 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 15th टॉपिक देखेंगे, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, तो अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार सी लैंग्वेज का सिलेबस का वीडियो देख लेना। उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक्स कवर अप करा रहा हूँ। तो इस सिलेबस के वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 14 टॉपिक्स हमारे कंप्लीटेड है। अब 15th टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है जी, तो थोड़ा सा समझते हैं पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है और फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। देखो, प्री का मतलब क्या है भाई? पहले, है ना। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। प्री मतलब आप समझते हो भाई पहले, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग, है ना। तो मतलब प्रोसेसिंग से पहले कुछ चल रहा है। तो डायरेक्टिव का मतलब क्या है भाई? कमांड्स। ठीक है, तो ऐसे कमांड्स जो कि प्रोसेसिंग से पहले या यू कैन से कंपाइलेशन से पहले चलेंगे, उनको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या है? ऐसे कमांड्स जो कि कंपाइलेशन से पहले चलते हैं। ठीक है, जब मैं आपको कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी। ठीक है, डॉट सी फाइल ये सीधी कंपाइलर को नहीं जा सकती, मतलब कंपाइलर इसको सीधा कंपाइल नहीं कर सकता। तो क्या होता है एक्चुअली, पहले डॉट सी फाइल जो कि हमने सोर्स कोड लिखा था, ये पहले जाता है जी प्री प्रोसेसर के पास, है ना। ये देखो, ये हमारे जो हमने लिखा है, तो ये सबसे पहले जाता है जी प्री प्रोसेसर के पास। और प्री प्रोसेसर से हमारे को आउटपुट मिलता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। और ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाता है और फिर कंपाइलर हमारे को देता है जी असेंबली लैंग्वेज कोड। ठीक है, और ये असेंबली लैंग्वेज कोड आगे असेंबलर के पास जाएगा, फिर हमारे को मशीन कोड मिलेगा और फिर मशीन कोड से फिर हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं एंड सो ऑन। पूरी डिटेल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक्चुअली मशीन कोड जो होगा वो लिंकर लोडर के पास जाएगा, फिर हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आएगी एंड सो ऑन। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में आपको पूरा डिटेल दूंगा। मेन बात जो अभी अभी आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये बात है कि जो डॉट सी फाइल है ये, या यू कैन से जो सोर्स कोड है, ये सीधा कंपाइलर के पास नहीं जा सकता, मतलब कंपाइलर इसको कंपाइल सीधा नहीं करता। तो पहले क्या होता है जी, जो डॉट सी फाइल होती है ये सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाती है और प्री प्रोसेसर हमारे को देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का कोड। और ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का कोड ही कंपाइलर कंपाइल करके असेंबली लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये समझते हैं भाई एग्जैक्टली प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। देखो जी, तो उसके लिए हमारे को समझना चाहिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या क्या है। डायरेक्टिव्स मतलब कमांड्स, है ना। तो वो क्या क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक है फाइल जो हमारे गेट के सिलेबस में है, एक्चुअली है एक दो और भी होते हैं बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं। प्रैग्मा होता है एंड सो ऑन, मैं उसमें इतना नहीं घुस रहा हूँ, गेट के सिलेबस में वो नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ जो गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं इतना बता रहा हूँ आपको। दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे को पढ़ने हैं। एक है जी फाइल इंक्लूजन, दूसरा है जी मैक्रो। फाइल इंक्लूजन होता है जी हैश इंक्लूड। ठीक है जी, फाइल इंक्लूजन क्या है जी? हैश इंक्लूड। अच्छा, और मैक्रो क्या है जी? हैश डिफाइन। ठीक है, तो हैश डिफाइन जब भी लिखा हुआ होगा तो आप समझ लेना ये मैक्रो है। हैश इंक्लूड जब भी लिखा होगा तो आप समझ लेना फाइल इंक्लूजन है ये। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम। छोटा कर देते हैं, एक बार आप नोट डाउन कर लो। तो बस समरी में आपको मैं बस इतना कहूंगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री मतलब पहले, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग, डायरेक्टिव मतलब कमांड। तो ऐसे कमांड्स जो कि प्रोसेसिंग से पहले चलेंगे, है ना। प्रोसेसिंग मतलब कंपाइलेशन से पहले चलेंगे, उनको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कह देते हैं। चलो भाई नोट डाउन कर लो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, करूँ? ठीक है जी, तो अब देखो भाई, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन मैंने अभी आपको क्या समझाया था भाई? क्या ये? हैश इंक्लूड। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई हम सबसे पहली लाइन इसी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं भाई? हैश इंक्लूड stdio.h। या फिर अगर आपको लिखना होगा तो आप ये भी लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h, है ना। conio.h के अंदर get ch फंक्शन है और भी बहुत सारे फंक्शंस है। printf scanf फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में होते हैं, है ना। get ch फंक्शन है वो conio.h में है। अच्छा जी, उसके बाद फिर गेट कैर यूज करते हो एंड सो ऑन, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग conio.h से यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको pow फंक्शन यूज करना है, पावर फंक्शन एंड सो ऑन, तो उसके लिए math.h इंक्लूड करते हैं, है ना। एंड सो ऑन, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा, है ना। तो ये सब ये जो यू कैन से हेडर फाइल्स है, ये सभी, अब देखो जैसे आपने लिखा ना हैश इंक्लूड stdio.h, तो इसका मतलब क्या है? ये जो फाइल है ये आपके प्रोग्राम के अंदर पेस्ट हो जाएगी। ये जो stdio.h हेडर फाइल है ये आपका प्रोग्राम है, तो ये फाइल आपके प्रोग्राम के अंदर पेस्ट हो चुकी है एज इट इज। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। और इसका प्रूफ देखना तो आप प्रोग्राम को कंपाइल करके देखना, लाइंस कंपाइल लिखा हुआ आएगा 516। अगर आपने 5-6 लाइनों का छोटा सा प्रोग्राम बनाया है
वर्ड में लिखा, प्रिंट एफ करवाया, स्कैन एफ करवाया, ऐसे कुछ कुछ 2-4 लाइनें लिख ली आपने, अपने मर्जी से कोड लिखा है 4-5 लाइनों का ही, बट लाइंस कंपाइल्ड आप देखोगे तो 516 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ रफली बता रहा हूँ। तो सब बाकी 500 लाइनें कहाँ से आ रही हैं भाई, वो ये stdio.h हेडर फाइल की है, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा पता होगा आपको stdio का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है ना। conio.h का मतलब क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर टुगेदर नोन एज कंसोल। कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों को मिलाकर के हम कंसोल बोलते हैं, मतलब इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, आउटपुट ऑन मॉनिटर, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब समझ में आ गया, कीबोर्ड से इनपुट करना है, मॉनिटर पे आउटपुट देखना है। एक होता है फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल से इनपुट लिया, फाइल से आउटपुट लाया एंड सो ऑन, वो सब फाइल इनपुट आउटपुट में आता है, ठीक है जी। चलो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो stdio.h, conio.h, math.h एंड सो ऑन ऐसे हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं। तो बेसिक मतलब क्या है, ये फाइलें हमारे प्रोग्राम के अंदर लॉजिकली पेस्ट हो रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे आपने कोई, जैसे आपको मैंने जब मैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास पढ़ा रहा था, आप मेरा स्टोरेज क्लासेस का वीडियो देखना, मैंने वहां पे आपको समझाया था, आप चाहो तो कोई फाइल है आपने इंक्लूड करनी है, तो आप यहाँ पे अपनी एक फाइल भी इंक्लूड कर सकते हो, जो आपका मन, जैसे a.c फाइल है, तो a.c फाइल का कंटेंट सारा आपके प्रोग्राम के अंदर पेस्ट हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, एक बात बस मेरे मन में और आ रही है, मैं फाइल इंक्लूजन के बारे में आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, कई बार तो हम लोग लगाते हैं जी एंगुलर ब्रैकेट्स, इनको क्या कहा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट्स, लेकिन कई बारी हम लोग डबल कोट्स भी लगा देते हैं, है ना। जैसे आप लिख सकते थे हैश इंक्लूड b.c, इस तरह से। तो डबल कोट्स का मतलब क्या है, डबल कोट्स का मतलब है कि एक्चुअली देखो, जब आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हो तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी सर्च करी जाएगी a.c फाइल के लिए, या यू कैन से, अब आपने एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रखे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सर्च करोगे stdio.h हेडर फाइल है या नहीं है, ऐसी conio.h हेडर फाइल है या नहीं है एंड सो ऑन। हम कहां देख रहे हैं भाई, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने डबल कोट्स लगा दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को भी देखोगे और पेरेंट ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी को भी देखोगे, पेरेंट ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर आपको b.c फाइल नहीं मिली तो आप उसकी पेरेंट में भी देखेंगे, ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा, जैसे आप लिखते हो सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, है ना, और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है बिन, है ना, और यहाँ पे फिर ये है सपोज करो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मतलब फिलहाल हम लोग बिन बिन के अंदर चल रहे हैं, बिन डायरेक्टरी के अंदर चल रहे हैं। तो अब जैसे आपने b.c फाइल डबल कोट्स में लिखी होगी तो आप बिन डायरेक्टरी को भी सर्च करोगे और उसकी पेरेंट डायरेक्टरी मतलब प्रोग्राम फाइल को भी सर्च करोगे, किसके लिए, b.c फाइल के लिए। लेकिन अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए होंगे तो आप सिर्फ बिन डायरेक्टरी में सर्च करोगे, a.c फाइल मिली तो ठीक, नहीं तो आप एरर मैसेज दे दोगे कि फाइल डज नॉट फाउंड एंड सो ऑन, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। डबल कोट्स भी लगा सकते हैं और कई बार हम एंगुलर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं फाइल इंक्लूजन के केस में। फाइल इंक्लूजन का लॉजिकल मतलब क्या है, पूरी की पूरी फाइल आपके प्रोग्राम के अंदर पेस्ट हो गई है, ठीक है जी, बस दैट्स इट। तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बट नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा चीजों का, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। मैक्रोज है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं हैश डिफाइन से, तो नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखेंगे हम। नोट डाउन कर लो फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। हाँ जी, तो अब आया जी मैक्रो। मैक्रो कैसे बोलते थे हम लोग भी, हैश डिफाइन, ऐसे, है ना। तो आपने सपोज कर लो ऐसे लिखा हैश डिफाइन एन 10, स्पेस दबाना, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। एन को हम बोलते हैं जी मैक्रो टेम्पलेट, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो टेम्पलेट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो एक्सपेंशन, ठीक है जी। मैक्रो टेम्पलेट और इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो एक्सपेंशन। तो क्या होता है, क्या होता है बिफोर, ये देखो, बिफोर एग्जीक्यूशन या बिफोर कंपाइलेशन, थोड़ा अच्छे से बोले, एग्जीक्यूशन नहीं बोलना चाहिए, कंपाइलेशन बोलना चाहिए ना। तो बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन। तो मतलब आपने जो भी आप प्रोग्राम लिखा होगा, वॉइड मेन, है ना, उसके अंदर कुछ कुछ काम किया होगा, कहीं एंड डाल रखा होगा यहाँ पे, है ना, और कोई एफ फंक्शन भी होगा, उसके अंदर भी आपने कुछ कुछ यूज किया होगा, है ना। तो जैसे ये देखो आगे, है ना, यहाँ पे कुछ कहीं जगह एन डाला होगा आपने। तो बिफोर कंपाइलेशन जहां पे एन लिखा हुआ है ना, जो जो एन आपने लिखा है वो सारे के सारे एन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, 10 से। तो कंपाइलेशन से पहले ही ये एन 10 से रिप्लेस, ये एन 10 से रिप्लेस, ये भी 10 से और ये भी 10 से, ठीक है। ये काम होता है जी, इसको हम मैक्रो कहते हैं। तो बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन। आप बोलोगे क्या फायदा है भाई, इसका फायदा बहुत है। एक तो प्रोग्राम को एडिट करना आसान है, जैसे सपोज कर लो आपको हर जगह 20 करना था, तो जगह जगह जाके 20 करने से अच्छा यहीं पे 20 करो, काम खत्म करो, है ना। तो n 20 लिख देना यहाँ पे ना, हैश डिफाइन n 20, तो जहां जहां लिखा होगा वहां वहां बिफोर कंपाइलेशन 20 20 आना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, तो प्रोग्राम को एडिट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, एक तो ये बोल सकते हो। दूसरी बात, टाइपिंग भी बहुत बचाएगा। ये टाइपिंग कैसे बचाएगा, जैसे सपोज कर लो पाई की वैल्यू है ना, आपने साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, तो आप बोल सकते थे हैश डिफाइन पाई, यहाँ पे 3.14, मेरे को अब एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं है, प्लीज अपने आप देख लेना, 6832417 है ना, ऐसे करके कुछ कुछ है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू, अब आपको क्या टेंशन है, आप पाई लिख के भागो ना, तो ये सारी हर बार वैल्यू आती रहेगी। तो इतनी बड़ी वैल्यू याद रखना और बार बार टाइप करने से अच्छा है आप प्रोग्राम के अंदर जहां जहां पे पाई लिखते जाओगे ना कोड में, वहां वहां पे ये सब अपने आप से पेस्ट होता जाएगा, तो ये फायदा हो जाएगा। तो थोड़ी सी टाइपिंग भी आप बचा रहे हो, है ना। और इवन आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख के भाग सकते थे, जैसे जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल वाला काम ही करना है, आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आप सपोज करो बार बार ना आपको प्रोग्राम के अंदर यूज करनी पड़ती है एक लाइन printf abc, ये ना लाइन आप बहुत बार प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हो, तो बेटर है आप इसको मैक्रो बना लो, हैश डिफाइन PRINT। अच्छा, मैं कैपिटल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जनरल नोटेशन है ना, ज्यादातर हम लोग ये जनरल नोटेशन है कि हम कैपिटल लेटर्स में ही मैक्रो टेम्पलेट को लिखते हैं, ताकि हमारे माइंड में ये चीज रहे कि कैपिटल है तो अच्छा ये मैक्रो ही होगा, तो एक जनरल नोटेशन है, ये ज्यादा स्टैंडर्ड बात है, लगभग ऐसे यूज किया जाता है। और आप स्मॉल लिख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, बट थोड़ा सा यू कैन से ब्यूटीफुल लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, और ये जनरल कन्वेंशन भी है कि जो भी कैपिटल में लिखा जाता है जनरली वो मैक्रो ही होता है, तो इसलिए काइंड सजेशन है आप कैपिटल में लिखो सारा, है ना। हाँ जी, हम लिखेंगे हैश डिफाइन प्रिंट और आगे यहाँ लिख दो प्रिंट एफ ABC डबल सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो ये, अब आपको प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, ये देखो आप बस बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर जहां जहां पे देखो बस सिर्फ PRINT लिख के भाग जाना, सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बिफोर कंपाइलेशन ये प्रिंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे, तो बस वही बात खत्म होगी ना हमारी। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो क्या होगा एक्चुअली में, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा था, तो ये प्रिंट एक्चुअली इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर और कहीं नीचे जाकर के आपने प्रिंट लिखा था, तो वो भी प्रिंट किससे रिप्लेस हो जाएगा जी, इसी इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर सेमीकोलन नहीं डाला था, कोई बात नहीं ना, आपने एक्सपेंशन में डाला हुआ है ना, तो वही काम आ जाएगा, कुछ नहीं है, अभी दिमाग लगाना ही नहीं है आपको अपना, बस इतना बोलना है बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट, दिस इज योर मैक्रो टेम्पलेट दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन, और ये मैक्रो एक्सपेंशन है तो इससे रिप्लेस हो जाएगा, बस वही बात खत्म होगी। अच्छा, आप बोलोगे कि सर आपने अगर हमने गलती से सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी 2 सेमीकोलन आ जाएंगे और क्या, आपको पता है एरर तो होता नहीं है, चाहे 1000 सेमीकोलन लगा दो, सेमीकोलन मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, बस, तो कंपाइलर को आप बस बता रहे हो कि हमारी यहाँ पे एक लाइन खत्म हो गई है, या यू कैन से एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है। ठीक है, आई थिंक समझते हो आप लोग, इतना तो मेरे ख्याल से बेसिक बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, करो नोट डाउन इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, तो कर लो फटाफट, कहाँ से शुरू करोगे, चलो यहाँ से शुरू हो जाओ। ठीक है, तो प्रोग्राम को एडिट करना आसान है, टाइपिंग करना आसान है, ये है जी मैक्रो का खास बात। ठीक है, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, तो जहां जहां आप एन लिखते जा रहे हो वहां वहां पे 10 आता चला जाता है, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, कर लिया। अच्छा जी, फिर नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं और छोटा करके दिखा देता हूँ, आप अब आराम से ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, टाइपिंग बचा रहा है, एडिट थोड़ा सा करना आसान हो रहा है, एंड सॉ कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अभी। ठीक है जी, चलो अब देखो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, जो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, तो आपको टेंशन नहीं आएगी, आप मैं आराम से फटाफट नोट्स रीड कर देता हूं आपके लिए, तो चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी। नोट करके देखो मैंने लिखा है मैक्रो टेम्पलेट इज आल्सो नोन एज, अच्छा इससे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ क्या, हाँ वही बात है ना, देखो लिखा हुआ है हाँ, तो देखो भाई हैश डिफाइन, देखो स्टार्टिंग में हमने लिखा है हैश डिफाइन n10, तो n इज मैक्रो टेम्पलेट, 10 इज मैक्रो एक्सपेंशन, n क्या है मैक्रो टेम्पलेट, 10 क्या है मैक्रो एक्सपेंशन। तो बिफोर कंपाइलेशन, प्लीज ध्यान रखना, कंपाइलेशन से पहले, before compilation macro template will be replaced by macro expansion in entire program, पूरे प्रोग्राम में ये चीज होगी। ऐसे मत बोलना सिर्फ मेन में चलेगा या किसी f नाम के फंक्शन में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे के पूरे प्रोग्राम में जहां जहां n लिखा होगा वहां वहां 10 रिप्लेस होता चला जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो अब देखो मैंने आगे लिखा हुआ इसके एडवांटेज, प्रोग्राम को एडिट करना आसान है और टाइपिंग भी बचा रहा है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दे ही दिए थे, है ना, प्रीवियस स्लाइड में आप चेक कर सकते हैं। एडिट करना आसान था, जैसे n को 20 बना लो, आपका वही काम खत्म हो जाएगा, है ना, तो बार बार जहां जहां n था वहां 10 आ रहा था, तो अब यहाँ पे आपने 20 कर दिया, तो जहां जहां n होगा वहां 20 आता रहेगा, तो 10 को 20 से रिप्लेस करना कितना आसान हो रहा है, एंड सॉ। ठीक है, चलो ठीक है जी, और टाइपिंग तो आपको मैंने अभी बता ही दिया था, प्रिंट करना है एंड सॉ, प्लीज बार बार नहीं मैं बोल रहा।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखो आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, नोट करके देखो। मैक्रो टेम्पलेट इज आल्सो नोन एज सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखना। इट इज नोन एज सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है, विच मींस इट कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। सिंबॉलिक का मतलब क्या है? सिंबॉलिक का मतलब है मेमोरी एलोकेट नहीं होती इस कांस्टेंट इसके लिए, मतलब जो आपने n लिखा है ना, हैश डिफाइन n10, तो इस n के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है। अभी समझाऊंगा, 2 मिनट पेशेंस रखो, आपको शायद कंफ्यूजन आ रही होगी, 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी समझाऊंगा। हाँ जी, तो मैक्रो टेम्पलेट इज आल्सो नोन एज सिंबॉलिक कांस्टेंट व्हिच मींस इट कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पहले तो इस बात का मतलब समझो कि चेंज नहीं हो सकता प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे। जैसे सपोज कर लो आपने लिखा हैश डिफाइन n10 n प्लस प्लस n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, ये सब ये दोनों स्टेटमेंट एरर हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई n, कंपाइलर ने तो n पढ़ना नहीं है, बिफोर कंपाइलेशन सारा काम हो रहा है ना, तो आपने n को रिप्लेस किससे कर दिया होगा? 10 से, तो आप लिख रहे हो 10 प्लस प्लस, और ये आपको पता है भाई एरर होता है। एन एरर क्यों होता है? क्योंकि x प्लस प्लस एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट होता है? x इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना, तो 10 प्लस प्लस कैसे एग्जीक्यूट होगा भाई? 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कहां से आ गया भाई? यहाँ पे तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कंटेनर होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर वैल्यू हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको पता है, सब मैंने बता रखा है। नहीं याद आ रहा तो प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये सारे मेरे वीडियो देखो ना, रादर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक स्पेशल वीडियो बनाया था, वो चेक करना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। कांस्टेंट के साथ ये सब नहीं चल सकता। अब n इज इक्वल टू 5, ये क्यों एरर है? आपको पता है भाई n तो पढ़ना नहीं ना कंपाइलर ने, कंपाइलर ने तो 10 पढ़ना है, क्योंकि बिफोर कंपाइलेशन सारे n 10 से रिप्लेस हो रखे होंगे, तो 10 इज इक्वल टू 5 लिख के बैठे। फिर वही बात, अभी 5 10 में कहां से साइन होगा? 10 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल चाहिए था, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मेन बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एरर तो है ऑब्वियसली, आप समझ पा रहे होगे। मेरा मेन कंसर्न ये है कि n को आपने 10 बोला है ना भाई, तो आप प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप n को 20 बना दो, n को 30 बना दो, दिस इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ऑब्वियस ही बात है भाई, एग्जीक्यूशन जब एग्जीक्यूशन फेज में आप आए हो, या एग्जीक्यूशन टाइम पे आप आए हो, या रन टाइम पे आए हो, रन टाइम से पहले तो कंपाइल टाइम था, और कंपाइलर ने भी ये नहीं देखना, कंपाइलर को भी n नहीं नजर आता, उसको 10 नजर आएगा। तो फिर वही बात है ना, कंपाइलेशन से पहले हम सारी रिप्लेस कर चुके हैं, तो इसका मतलब n 10 ही रहेगा, 10 के अलावा ये कुछ नहीं ले सकता। आई थिंक आप समझ रहे होगे, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, कांस्टेंट। अब देखो, और सिंबॉलिक क्यों कह रहे थे? मेमोरी एलोकेट नहीं होती, उसको भी मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले ये एक दो लाइनें पढ़ लेते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, बिफोर कंपाइलेशन एल विल बी रिप्लेस्ड बाय 10, हेंस नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन। ठीक है, डोंट थिंक एन लाइक इंटीजर वेरिएबल। आपको लग रहा होगा कि एन हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल की तरह है, क्योंकि इसके अंदर 10 स्टोर हो रहा है, 10 स्टोर नहीं हो रहा भाई। एन बिफोर कंपाइलेशन एन को आपने 10 से रिप्लेस मारा है, बात समझ पा रहे हो? जहां जहां n था वहां वहां 10 आ चुका है, और कंपाइलेशन से पहले आ चुका है, तो n 10 को लेके नहीं बैठा हुआ भाई, n 10 को स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है, n इज नॉट स्टोरिंग 10, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ये जो n है ये 10 को स्टोर नहीं कर रहा, समझ रहे हो? तो n को हम 10 से रिप्लेस करते चले जा रहे थे। थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्लियर? देखो यही पॉइंट मैंने कितना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है कि बिफोर कंपाइलेशन n विल बी रिप्लेस्ड बाय 10, n विल बी रिप्लेस्ड बाय 10। ठीक है, हेंस नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन, मैन के लिए मेमोरी नहीं है भाई। इसको वेरिएबल की तरह मत मान लेना कि हाँ भाई ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल है तो मेमोरी आएगी, एंड सो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बार बार समझा रहा हूँ, एन जो है वो 10 को स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है, एन को हम रिप्लेस कर रहे हैं 10 से, और वो भी कब? कंपाइलेशन से पहले। तो कहीं कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, इसके लिए प्लीज ये बात ध्यान रखना, इसलिए हम इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट कह रहे हैं। और सिंबॉलिक का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है। ठीक है जी, नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, है ना, और नीचे, हाँ ठीक है, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए सारा कुछ एक ही स्क्रीन पे, और आप नोट डाउन आराम से कर पाओगे। मेरे ख्याल एक स्क्रीन पे तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक कर लो, नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक कर लो, ठीक है, और ये भी कर लो, ओके ठीक। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और मैं देखता हूँ आपका कितना दिमाग चलता है। देखो भाई, हैश डिफाइन n10 void main printf परसेंटेज इज साइज ऑफ n। मैं अभी आपको क्या सिखा के आया हूँ, n के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो साइज ऑफ n तो 0 आएगा, महा बकवास बात है, भी नहीं होगा। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट इज रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन, तो कंपाइलर को n नजर ही नहीं आना, यहाँ पे 10 आ चुका होगा, और आप बोलोगे साइज ऑफ 10। साइज ऑफ 10 आपको पता है इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर के लिए मैं मान लेता हूँ 2 बाइट मेमोरी है, तो आंसर 2 आएगा।
बात समझ पा रहे हो? आंसर 2 आया है तो आपको लगेगा कि ये n की मेमोरी 2 है। नहीं भाई नहीं, n तो आपने 10 से रिप्लेस कर दिया कंपाइलेशन से पहले ही, तो कंपाइलर ने तो साइज ऑफ 10 पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा 2। आई थिंक आप समझ रहे होगे। बहुत ध्यान रखना भाई, ये एक ट्रैप वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अभी आपको समझाया मैंने कि मेमोरी एलोकेट नहीं होती है तो साइज करोगे तो फिर आप समझ पा रहे होगे ना। प्लीज नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो n तो पढ़ा ही नहीं गया ना, अगर n पढ़ा जाता तो 0 आता ना, अब n तो पढ़ा ही नहीं गया तो फिर हम करें क्या? तो n तो 10 से रिप्लेस हो चुका है, 10 से रिप्लेस हो चुका है, तो फिर वही बात है भाई, आंसर तो फिर 10 के हिसाब से आएगा। साइज ऑफ 10 आप बोल रहे हो, तो सिंपल बात मैं इतनी बोल के भाग सकता हूँ। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो साइज ऑफ n बोलना या साइज ऑफ 10 बोलना, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, दीज आर वन एंड द सेम थिंग, साइज ऑफ n या साइज ऑफ 10 सेम। ओके, ठीक है जी। तो वही बात है, तो साइज ऑफ 10 आपको पता है भाई, इंटीजर कांस्टेंट 2 बाइट एंड सॉ। ठीक है, अगर 2 बाइट एज्यूम कर रहे हैं हम लोग इंटीजर के लिए तो 2 आंसर आ जाएगा, 4 होता तो 4 आ जाता एंड सॉ। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, बढ़ू। अच्छा, अब एक बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट आता है भाई कॉन्स्ट कीवर्ड का, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या है? जैसे सपोज कर लो आपने लिखा इंटीजर x इज इक्वल टू 10, एक नॉर्मल वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, तो आप नीचे लिख सकते थे x इज इक्वल टू 50 चलेगा, x इज इक्वल टू 20 चलेगा, x प्लस प्लस करोगे तो भी चलेगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप चाहते हो इस वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज ना हो तो आप इसके आगे कॉन्स्ट लगा सकते थे। तो अगर मैंने लगा दिया कॉन्स्ट कीवर्ड, अगर मैंने लगा दिया कॉन्स्ट इंट x इज इक्वल टू 10, फिर जैसे ही आप x इज इक्वल टू 50 लिखोगे एरर मैसेज आएगा, बोला जाएगा कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 20 करोगे तो भी एरर आएगा, x प्लस प्लस करोगे ऑब्वियसली तो भी एरर आएगा। मतलब मेन बात क्या है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो ये एक किस्म से कांस्टेंट वेरिएबल है। तो जो x है, x क्या है भाई, वेरिएबल तो है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेरिएबल मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो इसको वैल्यू मिल चुकी है 10, उसको ये सारी उम्र छोड़ेगा, इसके साथ चिपका रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज क्या है इसका? ऑब्वियस सी बात है, अभी प्रोग्रामिंग में डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे को जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम चेंज ना करें। जैसे सपोज कर लो आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, उसमें ऑनर है ना, कोई कार का डेटाबेस है, उसमें ऑनर ऑनर आप चेंज नहीं कर सकते भाई। आप कहोगे एक बार जो ऑनर बन गया वो बन गया। ऑफ कोर्स रीसेल होती रहती है गाड़ियां, लेकिन सपोज करो नहीं होगी एंड सो ऑन। वो नीड है भाई, अपनी अपनी आप नीड्स हो सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जहाँ पे प्रोग्रामिंग में नीड महसूस होगी वहां पे हम बना लेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है जी, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए मेमोरी तो एलोकेट होगी, है तो इसकी डेटा टाइप तो इंट है x। अब ये ध्यान रखना भाई, x 10 को लेके बैठेगा, तो ये x है, यहाँ पे 10 है, तो मतलब ये x के अंदर आपने 10 रखा है। x एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने 10 वैल्यू स्टोर कराई है, इसके लिए मेमोरी ऑब्वियस सी बात है एलोकेट होगी। तो देखना पड़ेगा कंपाइलर टू कंपाइलर, अगर इंटीजर 2 बाइट ले रहा होगा तो फिर 2 बाइट आ जाएगा या 4 बाइट आ जाएगा एंड सो ऑन। प्लीज आप आई थिंक समझदार हो, इतना तो आप जानते हो। ठीक है जी, नोट डाउन करो इसको। तो कांस्टेंट वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। बट वही बात है मैक्रो, तो अब आपके मन में आएगा कि सर फिर क्या डिफरेंस है? ये जो आपने लिखा कांस्टेंट x इज इक्वल टू 10, तो ये भी तो एक ही बात है, हैश डिफाइन एंड 10, हैश डिफाइन एंड 10 एक ही तो बात है। लेकिन नहीं है भैया एक बात, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है, लेकिन ये इस x के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है, इसका जो स्कोप है ना भाई, ये ग्लोबल रहता है, ऑलवेज ग्लोबल, हमेशा इसका स्कोप ग्लोबल रहेगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट इंडेक्स है ये तो आपको देखना पड़ेगा भाई, x आपने कहाँ डिफाइन किया है। अगर लोकल होगा ये किसी का तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है लोकल ही चलेगा, बाहर नहीं जाएगा। ग्लोबल कर रखा होगा तो ठीक है भाई, हर एक फंक्शन में चलेगा। तो लोकल ग्लोबल कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा आपने इस x को डिफाइन कहाँ किया हुआ है। मतलब ये लाइन आपने कहाँ लिखी है, किसी फंक्शन के अंदर लिखी है तो लोकल हो जाएगा, और हर एक फंक्शन के स्कोप के बाहर है, या यू कैन से मेन से पहले बनाया, जहां भी बनाया, मतलब किसी फंक्शन के स्कोप के अंदर नहीं है तो ये ग्लोबल बन सकता है ना। बट ये हमेशा ग्लोबल रहेगा। हमेशा ग्लोबल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो, ये सब मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, टेंशन मतलब सुन लो, फिर आपको मैं टाइम दे दूंगा, आप नोट कर लेना। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी सुन लो सिर्फ। हाँ जी, तो जैसे सपोज कर लो आपने बनाया वॉइड मेन, ठीक है जी। वॉइड मेन बनाने के बाद यहाँ पे आपने कोडिंग वोडिंग कर ली कुछ, और यहाँ पे आपने डिफाइन किया जी हैश डिफाइन एंड 10। अब ये कहाँ है भाई, मेन के स्कोप के अंदर आपने बनाया है, लेकिन अब आप कोई एफ फंक्शन डिफाइन करो, यहाँ पे एन चलाओगे तो 100% चलेगा, है ना। मतलब आप लिख दो इंटीजर x, आपने लोकल वेरिएबल डिफाइन करा है फंक्शन के अंदर, x इज इक्वल टू n लिख दिया, 100% चलेगा भाई, को रोक नहीं सकता। तो मतलब इसका स्कोप ग्लोबल है, हमेशा ग्लोबल है। बेशक से आपने इसको किसी फंक्शन के स्कोप के अंदर बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये हमेशा ग्लोबल ही रहेगा। कौन?
हैश डिफाइन मतलब मैक्रो हमेशा ग्लोबल रहेंगे। ऑफ कोर्स आप इतना तो समझ भी पा रहे होगे, यहाँ पे आपने डिफाइन किया तो यहाँ कहीं आपने अगर एन यूज किया तो ऑब्वियस सी बात एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर स्कैन करेगा तो वो कहेगा भाई यहाँ पे यहाँ पे है ना। तो मतलब मेन बात ऑब्वियस है ना, ज्यादा मैं नहीं घुस रहा हूँ डीप में, बेसिक सा पॉइंट है। ऊपर नहीं चलेगा भाई, क्योंकि डिफाइन आपने यहाँ किया है ना, तो जहां डिफाइन किया उससे ऊपर थोड़ी चल जाएगा, उसके नीचे हर जगह चलता रहेगा। तो मेन बात क्या है, इसका स्कोप ग्लोबल है, ऑलवेज ग्लोबल है। चाहे आपने इसको लोकल डिफाइन किया, चाहे आपने ग्लोबल डिफाइन किया, स्कोप हमेशा ग्लोबल रहेगा। लेकिन जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल था वो तो डिपेंड करेगा, अगर आपने लोकल डिफाइन किया तो उसका स्कोप लोकल रहेगा, ग्लोबल डिफाइन किया तो वो ग्लोबल रहेगा। दैट्स इट। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो। फिर जो थोड़ा बहुत मैंने फ्री हैंड से लिखा है इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ और नोट्स पढ़ता हूँ आपके। नोट डाउन करो, कर लिया। चलो अब ये जो हमने लिखा है ये देखो भाई, कॉन्स्ट इन एक्स इज इक्वल टू 10 और हैश डिफाइन एंड 10। क्या डिफरेंस है अभी, मेमोरी नीडेड, एक्स के लिए मेमोरी चाहिए, इसके लिए कोई मेमोरी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, स्कोप कैन बी लोकल और ग्लोबल डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट इज डिफाइंड, और स्कोप ऑलवेज ग्लोबल। नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन, चलो भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हैश डिफाइन एंड 10। प्लीज बहुत ध्यान रखना है, गेट एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको फंसा देंगे, बहुत ध्यान से करना। हैश डिफाइन एंड 10, ये आगे सेमीकोलन लगा हुआ है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे आगे क्या कह रहे हैं देखो, वॉइड मेन इंट x इज इक्वल टू n स्टार n डिवाइडेड बाय n printf परसेंटेज x। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल क्या करना होता है भाई, ये है मैक्रो टेम्पलेट और ये पूरा है जी मैक्रो एक्सपेंशन। तो बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन। तो करना भाई, जहां जहां n नजर आएगा वहां वहां पे 10 सेमीकोलन लगाना है आपको। तो पहले ये लिखो, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन स्टार 10 सेमीकोलन डिवाइडेड बाय 10 सेमीकोलन फिर सेमीकोलन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, ये तो गड़बड़ है ही है। तो इमीडिएटली सिंटेक्स एरर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ये चीज तो ठीक है। उसके बाद ये स्टार 10 क्या है भाई, है ना। तो आपको पता है भाई, ये शायद वैल्यू एट की तरह कंसीडर हो जाएगा, और वैल्यू एट 10 पॉइंटर्स में मैंने आपको समझाया था भाई, ऐसे कांस्टेंट पे आप वैल्यू एट कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पता नहीं लगेगा कितनी बाइट्स को क्लब करके आंसर करना है। जैसे आप वैल्यू एट x लिखते थे, इंटीजर x, जैसे इंट स्टार x लिख रखा है आपने, कोई पॉइंटर है। तो चलो मैं ऐसे प्रॉपर लिखता हूँ ताकि आप चीजें समझ सको। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं आपको बस सिंपली बताना चाहता हूँ ये एरर है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। पॉइंटर्स में मैंने आपको समझाया था, इंट स्टार p आपने डिफाइन करा, है ना, इसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस रख लिया। तो जब आप स्टार p करते थे तो वैल्यू एट एड्रेस p हम बोलते थे, p जाके देखते थे इंटीजर पॉइंटर है तो इसलिए 2 बाइट्स को क्लब करके आंसर करते थे, है ना। इंटीजर हम मानते हैं 2 बाइट का है, तो 2 बाइट को क्लब करके आंसर करना है। जैसे आप p 2000 है तो हम बोलेंगे वैल्यू एट 2000, तो 2000 और 2001 दोनों बाइट्स को क्लब करके हम आंसर करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर था। अब स्टार 10 का मतलब क्या है, 10 क्या है भाई, है ना। तो 10वीं लोकेशन पे चले जाओगे आप, 10th लोकेशन पे चले जाओगे, तो कितनी बाइट्स को क्लब करके आंसर करना है हमारे को नहीं पता। इसलिए वैल्यू एट कभी भी कांस्टेंट के साथ नहीं आता, हमेशा वेरिएबल के साथ आता है। और किसके साथ आता है, पॉइंटर वेरिएबल के साथ आता है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो ये सीधी सी बात है भाई, सिंटेक्स एरर है, कुछ नहीं चलना। ये भी समझ पा रहे हो डिवाइड 10 ये क्या है भाई, है ना। तो वैल्यू एट 10 यहाँ तक ये हो गया, उसके बाद ये आगे क्या है भाई, डिवाइड 10 एंड सो ऑन। प्लीज ये सब बकवास है, सिंटेक्स एरर आएगा। मैं आपको बस मेन बात इतनी समझाना चाहता था, देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है भाई, ये सिंटेक्स एरर है, कुछ नहीं चलना। बहुत ध्यान रखना है भाई, एन 10 सेमीकोलन ये एरर नहीं है भाई, ये एरर नहीं है। एन 10 के बाद सेमीकोलन लगा दिया, एरर नहीं है। जब आप इसको यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, ये एरर पैदा कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको नोट डाउन करो, कर लिया। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको समझाएगा, सेम कहानी है भाई। देखो n और यहाँ पे 10 सेमीकोलन, तो बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आपने देखो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू n। तो आप पहली बात तो यहाँ से बोलोगे कि सर सिंटेक्स एरर है, सेमीकोलन नहीं लगा, एंड सो महा बकवास बात है भाई, क्या हो गया सेमीकोलन नहीं लगाए। तो आपने करना है क्या भाई, n तो नजर ही नहीं आएगा कंपाइलर को, n को काट के क्या लिख लेगा भाई, 10 और सेमीकोलन। तो क्या बन गया भाई, x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, फर्स्ट क्लास चलेगा ये। और x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी जी, 10, काम खत्म। तो प्लीज मत बोल देना कि सर x इज इक्वल टू n यहाँ लिखा हुआ था तो सिंटेक्स एरर है क्योंकि सेमीकोलन नहीं है, एंड सो ऑन। अरे भाई यहाँ लगा रखा है ना आपने। तो अब आपको अच्छे से बात समझ में आई कि 10 के बाद सेमीकोलन, मैक्रो एक्सपेंशन में 10 के बाद सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन मैक्रो एक्सपेंशन में आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये मैक्रो एक्सपेंशन है, दिस इज मैक्रो एक्सपेंशन। और n क्या है जी, मैक्रो टेम्पलेट। तो बिफोर कंपाइलेशन, बार बार समझा रहा हूँ, मैक्रो टेम्पलेट इज रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन। और यहाँ पे मैक्रो एक्सपेंशन में सेमीकोलन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मेन बात क्या, आप इसको यूज किस तरीके से करो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने तरीके से यूज किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट यही चीज अगर मैंने इस तरीके से यूज करी थी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, ये एरर था। और इनफैक्ट आपको ये भी याद आ रहा होगा जब मैंने आपको प्रिंट लिख करके दिखाया था, याद है। ये देखो मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ, ये देखो मैंने लिखा था ना, प्रिंट एफ एबीसी सेमीकोलन।
ये देखो मैंने यहाँ लिखा था हैश डिफाइन प्रिंट प्रिंटफ एबीसी सेमीकोलन। तो मैक्रो एक्सपेंशन में सेमीकोलन आ रहा है, मेरे को इसमें कोई टेंशन नहीं है, और ये मैक्रो टेम्पलेट है। तो बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन, और मैक्रो एक्सपेंशन में सेमीकोलन था, मेरे को इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो एरर किसी कारण आता है, आप यूज कहाँ कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, उस पर सब डिपेंड करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपने गलत तरीके से यूज किया था, इसलिए यहाँ पे एरर आया, बट यहाँ पे आपने ठीक तरीके से यूज किया था तो कोई एरर नहीं आया। नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैक्रो एज ए फंक्शन में अब आपको दिखा रहा हूँ, मैक्रो को ना फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने डिफाइन करा हैश डिफाइन एसक्यूआरएक्स एक्स स्टार एक्स, तो अगेन वही बात है भाई, मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन। हाँ जी, तो फिर क्या होगा जी, वॉइड मेन इंट y इज इक्वल टू 5z z इज इक्वल टू एसक्यूआरवाई। तो सिंपल सी बात है भाई, एसक्यूआरवाई की बजाय क्या रिप्लेस हो जाएगा, y स्टार y बस। तो सिंपल बात है भाई, कंपाइलर को एसक्यूआरवाई नजर ही नहीं आना, कंपाइलर को क्या नजर आएगा, y स्टार y नजर आएगा। ठीक है जी, y आपने क्या रखा था 5, 5 इंटू 5 25, तो z में 25 चला जाएगा, प्रिंट एफ कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25, दैट्स इट। तो ये होगा जी मैक्रो एज ए फंक्शन। क्या फायदा क्या नुकसान अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और फाइनली आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा मैक्रो एज ए फंक्शन यूज करने की ओवर नॉर्मल फंक्शन। जो आपने नॉर्मल फंक्शन पढ़े हैं उस पे उससे मतलब ये क्या फायदा दे रहा है क्या नुकसान दे रहा है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन करो फटाफट इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हैश डिफाइन एसक्यूआरएक्स एक्स स्टार एक्स, तो वॉइड मेन इंट y इज इक्वल टू 5z z इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय एसक्यूआरवाई, और प्रिंटफ z करवा रहे हैं। वीडियो को पॉज करो और एक बार अपने हिसाब से आंसर निकाल लो, फिर मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा। 99% बच्चे इसका आंसर 0 बोलेंगे। क्या कहेंगे जी, y क्या है जी 5 है, 5 और एसक्यूआरवाई क्या आएगा जी, y स्टार y आएगा ना, तो आप 5 इंटू 5 25, तो 5/25, तो आप बोलोगे जी ये तो 0 बन जाएगा, तो आंसर विल बी 0, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, इसमें अपना दिमाग नहीं है भाई, आप अपना दिमाग इसके ऊपर थोप नहीं सकते। मतलब इन द सेंस y डिवाइडेड बाय एसक्यूआरवाई था, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। आप बोल रहे हो y डिवाइडेड बाय y स्टार y, ऐसे बोल रहे हो आप, तभी यहाँ पे आपने 25 निकाल दिया। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखी है, नहीं तो आप अपने हिसाब से ऐसे ब्रैकेट्स क्यों लगा करके सोच रहे हो। तो मतलब इसको करना कैसे है मैं आपको अब समझा देता हूँ। कुछ नहीं है, दिमाग लगाने नहीं है, बस मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन। कब, बिफोर कंपाइलेशन। तो बस आप बिफोर कंपाइलेशन कर दो, तो y डिवाइडेड बाय एसक्यूआर y का मतलब क्या होगा जी y स्टार y, बस ऐसे आया ये, है ना। अब आप इसको जरा चलाओ, ये आपको चलाना आता है ना। ये तो वही बात है भाई, मैथमेटिक्स वाली बात है, तो आपको कंपाइल देखना पड़ेगा भाई, है ना। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, सॉरी प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस रूल लगाएंगे तो प्रेसिडेंस दोनों के सेम है, और प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट चलती थी, है ना। तो फिर वही बात है जी, जो पहले आएगा वो पहले सोल्व होगा, क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है दोनों की, है ना। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन याद नहीं आ रहा तो ऑपरेटर्स इन सी, आप वीडियो देखो मेरा, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ था। रादर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने सारा एक्सप्लेन किया था आपको, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर में बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज, है ना। ये 5 थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, ये देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज, इन तीनों के सेम प्रेसिडेंस है, प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है ना, और ये ऐसे चलते थे, और लेफ्ट टू राइट ही चलते थे। तो जो पहले आएगा वो पहले सोल्व होगा, सीधी सी बात है भाई। y डिवाइडेड बाय y, ये पहले है तो यही पहले सोल्व होगा ना भाई। आपने इसको पहले कैसे सोल्व कर दिया था, ब्रैकेट थोड़ी लगी हुई है, तो जो पहले आएगा वो पहले सोल्व होगा। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करना चाहते हो भाई, 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कहना चाहते हो। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 पहले सोल्व होगा तो क्या आंसर आएगा अभी 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो क्या आंसर आएगा जी 5, 5 इज द आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा जी z का 5, प्लीज ध्यान रखना। नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन, तो बहुत ध्यान रखना है भाई, ब्रैकेट ब्रैकेट अपने हिसाब से आप क्यों मान लेते हो भाई, है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा कह रहा है चुपचाप वैसे करते जाओ। बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन, दैट्स इट। कर लिया नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखो भाई, अब मैंने यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है, एक्स स्टार एक्स विद इन ब्रैकेट लगा रखा है। अब जो आप चाह रहे थे वो आपके हिसाब से आंसर आएगा। बिफोर कुछ नहीं, चुपचाप से बस जो जैसे लिखा है चुपचाप वैसे काम कर दो, अपनी एक्सपेक्टेशन तो लगानी नहीं है ना। हाँ जी, तो वाई वाई एस डिवाइडेड बाय एस क्यू, और वाई को कैसे रिप्लेस करना है भाई, वाई स्टार वाई विद इन ब्रैकेट रिप्लेस करना है ऐसे। अब आप जो सोच रहे थे वो आंसर आएगा। तो y की वैल्यू क्या जी 5, 5/25 आएगा, तो ये आंसर आएगा जी 0। तो जो आप सोच रहे थे पहले वो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा 0। दिमाग नहीं लगाना भाई अपना, जैसा कहा जाए वैसे करना है, बार बार समझा रहा हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सारे, ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है मैक्रो एज ए फंक्शन की। नॉर्मल फंक्शन में काम नहीं करते तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड ऐसे फालतू के आंसर नहीं आते, बट यहाँ पे ऐसे फालतू आंसर आ रहे हैं। नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट डाउन करो इसको भाई, पढ़ रहा हूँ मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एस क्यू आर एक्स एक्स स्टार एक्स, और देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, है ना। तो आपने क्या लगाया भाई, एस क्यू आर वाई प्लस 1, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। क्या आंसर आएगा, वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से सोचो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपके हिसाब से आंसर आएगा जी 36। ये y प्लस 1 है ना, y क्या था 5 जमा 1 6, 6 इंटू 6 36 आएगा।
बट वही बात है, नहीं आएगा, बार बार समझा रहा हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा कहा जाए वैसे काम करना है। SQR y+1 आपने भेजा है ना, तो मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस बाय मैक्रो एक्सपेंशन, तो y+1 मल्टीप्लाइड बाय y+1 ऐसे बोलो आप। ये पूरा y+1 ये पूरा यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, तो y+1 मल्टीप्लाइड बाय y+1। अपने हिसाब से आपने ब्रैकेट्स कहां से सोच ली थी, आपने ऐसे ब्रैकेट सोच ली थी भाई, ये ब्रैकेट सोची थी तो फिर यहाँ x पे भी ऐसे ब्रैकेट होनी चाहिए थी ना भाई। अपने आप से आप थोड़ी लगा के बैठ जाओगे, बार बार समझा रहा हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा कहा जाए बिल्कुल वैसा करना है ना, जैसा मतलब कह रखा है बिल्कुल वैसा करते जाओ। SQR y+1, तो आपको बस y प्लस आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, y+1 है, तो बस y+1 चुपचाप से रिप्लेस मारो, ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं लगाना। ठीक है जी, अब आप समझ पा रहे हो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो y की वैल्यू क्या थी जी, 5, 5+1 मल्टीप्लाइड बाय 5+1, तो वही बात है, आप प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से चलोगे तो क्या आएगा जी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 पहले होगा, तो ये देखो ये आंसर आएगा। तो अब आप समझ पा रहे हो कि भाई आंसर आएगा जी 11। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए नहीं है, बट आगे आने वाले सालों में आ सकते हैं। ठीक है जी, 11 आंसर आएगा भाई, बहुत ध्यान रखना है ना। आप सोच रहे थे 36 आएगा, लेकिन 11 निकाला, कैसे निकाला वो भी मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, अपना दिमाग नहीं लगाना, बस जैसा कहा जाए चुपचाप से वैसे करते जाओ, नोट डाउन करो उसको। हाँ, अब जो आप सोच रहे थे उस हिसाब से मेरे ख्याल से आंसर आएगा। देखो y+1 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है, अब आंसर जो आप सोच रहे थे वो आएगा। तो 5 था जी, 5, तो मैं ढंग से लिखता हूँ, देखो भाई, बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो एक्सपेंशन, तो यहाँ पे क्या दिया जी, y+1 विद इन ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगी है ना भाई, x के साथ ब्रैकेट लगे, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाइड बाय y+1 विद इन ब्रैकेट लाइक दिस। अब आपका आंसर आएगा। तो y की वैल्यू क्या थी जी, 5, 5 जमा 1 6, 6 इंटू 6, क्या आंसर आएगा जी 36। इसको नोट डाउन करो भाई, इसका आंसर हमने क्या निकाला है जी 36। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो भाई, अब मैं देखता हूँ आपका कितना दिमाग चल रहा है, प्लीज बहुत ध्यान रखना है भाई। हाँ जी, अब बताओ जरा क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, तो y=5 लेके चले थे हम लोग, है ना, तो फिर ये y क्या था जी, 5 था। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, y डिवाइडेड बाय SQR y+1 है, और यहाँ पे ऐसे देखो ब्रैकेट्स लगा रखी है, तो आप क्या, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है भाई, y+1 मल्टीप्लाइड बाय y+1, बस ऐसे। आगे इधर ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई ना, तो आप अपने हिसाब से ब्रैकेट्स क्यों लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगानी। ठीक है, एनी हाउ अब देखते जरा क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या थी जी, 5 थी, तो 5 डिवाइडेड बाय, मैं इसको कर लूं अब, है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऐसे। तो पहले क्या सोल्व होगा जी, 5 डिवाइडेड बाय 6, आपको पता है आंसर क्या आएगा भाई जी, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या आंसर आएगा जी 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है जी 0। नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन, चलो अब देखो भाई, हाँ अब देखो ये इसका आंसर क्या निकलेगा। आप वैसे अपने आप से गैस कर भी गए होगे, 5 है, y की वैल्यू 5 है, 5 डिवाइडेड बाय SQR y+1। हाँ जी, तो फिर वही बात है, क्या आंसर आएगा जी, 5 + 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5 + 1 ब्रैकेट, और ये पूरी ब्रैकेट, प्लीज बहुत ध्यान से देखो। हाँ जी, तो अब क्या आएगा जी, 5 डिवाइडेड बाय 36, तो भी आंसर क्या निकलेगा जी 0। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देख रहे हो ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है ना सारे, है ना। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आपको ये लगा होगा y+1। आप सोच रहे होगे, एक मिनट रुको, ये वाला, हाँ आप सोच रहे होगे 36 आंसर आएगा, लेकिन 11 आंसर निकला था, ब्रैकेट नहीं लगी थी, तो आप फिर नहीं लगाओगे ना भाई, है ना। आई थिंक समझ रहे होगे आप, चलो। हाँ जी, आप देखो एडवांटेज ऑफ मैक्रो एज ए फंक्शन, क्या लग रहा है आपको, क्या एडवांटेज है। देखो, अगर आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया होता, ये देखो पहली बात तो कोडिंग बहुत ज्यादा होती, वॉइड मेन लिखते, है ना, यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन कॉल करते, y=s, क्या लिखा हुआ था, z लिखा हुआ था ना। हाँ, तो आप यहाँ लिखते z=SQR x ऐसे करके कुछ कुछ लिखते, और यहाँ पे फिर वही बात है, रिटर्न टाइप लिखते int SQR इंटीजर y, है ना, ये सब काम करना पड़ता आपको, और यहाँ से रिटर्न करवा के भेजते। यहाँ से क्या रिटर्न करवा के भेजते जी, y*y, है ना। अब देखो, तो यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइपिंग भी करनी पड़ती है, मैं पूरा फंक्शन नाना करते, देखो मेरे को बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन नाना करते करते फिर भी मैं बनाता चला जा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये होता है जी, नॉर्म इतने सारी कोडिंग वोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन अब आपने क्या किया भाई, मेन पेपर बस आपने यहाँ पे ये लिखा, हैश डिफाइन, टाइम देख रहे हो कितना बच रहा है, हैश डिफाइन SQR x x, बस ये लिख करके भाग गए आप। लेकिन उस अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाते तो ऐसे बनता। चलो ये भी मैं आपकी बात मानता हूँ, चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, टाइम लग रहा है, एंड सम, कोई बात नहीं, मैं उतनी बात आपकी मानता हूँ, बट
जो मेन दिक्कत है वो है कंट्रोल ट्रांसफर होने की। जैसे आप फंक्शन कॉल करोगे, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस स्टैक में पुश होगा, कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ से आप रिटर्न कराओगे वैल्यू, तो फिर यहाँ पे वापस आओगे, है ना। और जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था स्टैक के अंदर पुश हुआ था, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर जाएगा एसक्यूआर फंक्शन का। जैसे मेन के अंदर बैठ के एसक्यूआर फंक्शन को कॉल किया है, तो एसक्यूआर फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा स्टैक के अंदर, है ना। और उसके बाद फिर रिटर्न करोगे वैल्यू, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो एसक्यूआर का था वो पॉप होगा, एंड्स ऑन, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है ना भाई, टाइम तो बचा रहा है। तो मैक्रो एज ए फंक्शन की मेन एडवांटेज क्या है भाई, टाइम इज सेव्ड। तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं मैक्रो एज ए फंक्शन में, तो जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया है ना, वहां पे उसकी डेफिनेशन पेस्ट हो जाती है। आप इस टाइप से इमेजिन कर सकते हैं मैक्रो में। लेकिन नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था, जब आप फंक्शन को कॉल करते थे तो उसकी डेफिनेशन पेस्ट नहीं होती थी भाई, डेफिनेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होता था, जिसमें काफी टाइम बर्बाद होता था। लेकिन रफली आप मैक्रो में सोच सकते हो, जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया वहां पे फंक्शन की डेफिनेशन पेस्ट हो गई। इस टाइप से आप रफली सोच सकते हो। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एडवांटेज क्या है भाई, टाइम बच रहा है, फालतू में इधर उधर कंट्रोल ट्रांसफर करो, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, वो सब आपका टाइम बच गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। नोट डाउन कर लो भाई, इसको कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो ये हमारी एडवांटेज है ना, ये सब कोडिंग वोडिंग सबसे बच गए हम लोग, बस सीधा डिफाइन करा, काम खत्म, ना रिटर्न टाइप दी, ना प्रोटोटाइपिंग करी, कुछ नहीं किया, है ना। अब प्रोटोटाइपिंग करते यहाँ पे देखो, रिटर्न टाइप देते हैं, फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कुछ करने की जितनी बड़ी सारा यहाँ पे हमारा टाइम बच गया, एक लाइन लिखी, काम खत्म, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी एडवांटेज है। और कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा, मेन बात क्या है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा। यहाँ पे आप जहां जहां कॉल करते हो वहां पे उसकी डेफिनेशन पेस्ट हो जाती है, ठीक है। मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, जरा सा भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड कर देखो, बार बार बोलना टाइम की बर्बादी है, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ भाई, डिसएडवांटेज क्या नजर आती है आपको मैक्रो एज ए फंक्शन, अभी मैंने आपको समझाया था, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स, है ना। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से आउटपुट निकल रहे थे, ब्रैकेट वगैरह लगाना भूल रहे थे तो फंस रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई, जब आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हो ऐसा कभी भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ही आपने x+1 भेज दिया, है ना। यहाँ पे आपने अगर x+1 भेज दिया, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता तब आपको ढंग से नजर भी आएगा और आप चीजें समझ भी पाओगे। ये देखो भाई, यहीं पे ही अगर आपने x+1 भेजा, तो x+1 y में जाएगा ना भाई, तो y इज इक्वल टू x+1, इस टाइप से बन गया कि नहीं बन गया, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। तो मेन बात क्या है, अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 जमा 1 6, 6 y में जाएगा, और यहाँ से रिटर्न होकर 36 ही जाएगा। तो ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ से ये सब फालतू की कहानी बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती हमारे को, है ना। लेकिन ये सब कहानी आपको मैक्रो में करनी पड़ रही थी, ब्रैकेट लगाओ, एंड सो ऑन, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट निकल रहे थे जो कि यहाँ पे कभी नहीं निकलेंगे। ऐसे ही जब आपने z इज इक्वल टू से x डिवाइडेड बाय SQRX कर दिया, x डिवाइडेड बाय SQRY या y डिवाइडेड बाय SQRY, जो आपका मन कर रहा है, जो वो तो वेरिएबल्स है, जो मन कर रहा है वो ले लो। हाँ, इस तरह से अगर आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया होता तो SQRY पे वैल्यू रिटर्न होके आती क्या, y स्टार y। तो ये y स्टार y ऑब्वियस सी बात है पहले कैलकुलेट होते हैं, y की वैल्यू 5 है तो 5 × 5 25, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे 25 रिटर्न होके आता और आप बोलते 5/25 और आंसर आता 0, जो कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। लेकिन मैक्रो ऐसे फंक्शन चला रहे थे, तो मैक्रो में अपना वही बात है, अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, S² y को आपने सिंपली y स्टार y से रिप्लेस करा था, तो y डिवाइडेड बाय y स्टार y, तो आंसर आपके पास 5 आ गया था, क्योंकि y डिवाइडेड बाय y पहले हो गया था। लेकिन यहाँ नॉर्मल फंक्शन में ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सारा अकेली कंट्रोल ट्रांसफर का कंट्रोल ट्रांसफर होगा, वहां से वैल्यू पूरी कैलकुलेट होके आएगी, फिर रिटर्न होगी ना। तो डायरेक्टली आप यहाँ से पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके ला रहे हो, और जो भी S² y की थी, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और फिर आप डिवाइड कर रहे हो y से। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो वहां पे प्रॉपर एक्सपेक्टेड आउटपुट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है ना। तो डिसएडवांटेज ऑफ मैक्रो एज ए फंक्शन इज अनएक्सपेक्टेड आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमने तो बहुत छोटा सा कोड लिखा था, एस डिफाइन x स्टार x। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा कोड होता, यहाँ पे हमने काफी कुछ लिखा हुआ था, तो वो सारा कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता, जहां जहां पे आपने S² x को कॉल किया होता, या S² x लिखा होता, जहां जहां पे वो सारा कोड उठ के कॉपी पेस्ट होता। मतलब मल्टी लाइन्स भी हम लोग बना सकते हैं। खैर मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि गेट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, बेसिक सा टॉपिक है तो हम इसको बेसिक ही रख रहे हैं। मेन बात क्या, मल्टीपल लाइन रख सकते हैं। तो वही बात है, जहां जहां पे आप कॉल करोगे वो मल्टीपल लाइंस पेस्ट होंगे, तो लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सपोज कर लो यहाँ पे आपने 50 लाइनें लिख दी, तो जहां जहां SQRX लिखोगे वहां 50 लाइनें कॉपी पेस्ट होती चली जाएंगी, तो लाइन ऑफ कोड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन वही बात है, अगर आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया तो कंट्रोल ट्रांसफर होता रहता बार बार, लाइन ऑफ कोड बच जाता लेकिन टाइम लगता। यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ कोड बर्बाद हो रहा है लेकिन टाइम बच रहा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट होते चले जा रही है डेफिनेशन, ठीक है। समझ पा रहे होगे आप लोग। हाँ जी, तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है। और दूसरी बात, लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि नुकसान है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टेक्निकली बोले तो स्पेस ज्यादा लगेगा, है ना। स्पेस ज्यादा ले रही है, ज्यादा इतना नहीं घुसते, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बातें करेंगे, अभी ज्यादा नहीं मैं करता, ठीक है जी। तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, ये इसके डिसएडवांटेज है।
आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वही बात है, आप होमवर्क है ये आपके लिए, आप अपना थोड़ा सा पूरा बनाना है ना, फंक्शन बनाना। ये जो SQR x वाला फंक्शन है ना भाई, एक बारी बस आप बना लेना ये। चलो यही यही जो मैंने बनाया था, इसको पूरा ढंग से बनाना फंक्शन को, और यहाँ से वैल्यू पास करके देखना, x+1 पास करके देखना, खाली x पास करके देखना, और ये जो डिवाइड ये से y डिवाइडेड बाय स्क्वायर y करके देखना। जो भी हमने यहाँ पे कहानियां करी है ना भाई, y डिवाइडेड बाय स्क्वायर y+1 एंड सो ऑन, ये सारी कहानी करके देखना। कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, आपके पास फर्स्ट क्लास आउटपुट आएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। बट ये मैक्रो ऐसे फंक्शन में ऐसे आउटपुट नहीं आ रहे, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहे हैं, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो दैट्स इट। तो ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे मैक्रो का टॉपिक कंप्लीट है। तो हमने आज के लेक्चर में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की पूरी जानकारी ले ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे, अब ज्यादा नहीं रह गए बस, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, सॉरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, 3 है हमारी, वो पढ़ाऊंगा। और उसके बाद बस एक टॉपिक बचेगा इसका बिटवाइज ऑपरेटर्स का, बस उसके बाद हमारी सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी। फिर पॉइंटर्स का टॉपिक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले प्लेलिस्ट आपकी बना के रखी हुई है पॉइंटर्स की, है ना। तो 2 टॉपिक बच गया बस, ज्यादा कुछ नहीं है भाई। एक दिन में कोशिश करूंगा मैं आपकी सी लैंग्वेज पूरी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।